नमस्कार। पिछली क्लास में अपन निरूपक अलंकार पढ़ा था। आज अपन अलंकार पढ़ेंगे, उदाहरण अलंकार। कौन सा अलंकार? उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार क्या होता है? वैसे तो आप जानते हो बेटा, उदाहरण क्या होता है, जिसे अपन एग्जाम्पल कहते हैं। लेकिन यहाँ अलंकार में उदाहरण क्या है? देखिए, जब एक कोई सामान्य सी बात होती है और उस बात को स्पष्ट करने के लिए, अर्थात कोई भी एक बात होती है, कोई भी एक कथन होता है, उस कथन को स्पष्ट करने के लिए हम जब अपन कोई दूसरी बात कहते हैं, उससे मिलती जुलती, उसका भाव प्रकट करने वाली, उससे कथन का समर्थन करने वाली जब कोई दूसरी बात कहते हैं, दूसरा कथन कहते हैं, तो वो उदाहरण रूप में पेश किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब किसी पद में किसी सामान्य कथन का समर्थन करने के लिए, सामान्य कथन का समर्थन करने के लिए कोई विशिष्ट कथन कहा जाता है। उदाहरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण अलंकार कहते हैं। देखो बेटा, यहाँ क्या है, एक सामान्य कथन है, एक सीधी सी, एक सरल सी बात है। उस सामान्य कथन, उस सरल से कथन को स्पष्ट करने के लिए, उसके भाव को प्रकट करने के लिए हमें कोई बाहर से कोई दूसरा कथन लाना पड़े, उसी भाव को प्रकट करने वाला, यानी उससे मिलता जुलता भाव ग्रहण करने वाला कोई दूसरा कथन अपन को कहना पड़े, तो वह उदाहरण अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब एक कथन कहकर, एक कथन का मतलब होता है बेटा बात, एक कथन कहकर उसकी पुष्टि करने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए, पुष्टि का मतलब होता है समर्थन करने के लिए, या उस भाव को ग्रहण करने के लिए, पुष्टि करने के लिए दूसरा कथन कह दिया जाता है। दूसरा कथन कह दिया जाता है। उदाहरण अलंकार कहलाता है। उदाहरण अलंकार कहते हैं। उदाहरण अलंकार एक छोटी सी बात है, एक कोई सामान्य कथन है, एक सरल सी बात है, उस बात को स्पष्ट करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए जब हमें बाहर से कोई कथन लाना पड़ता है, उसी भाव को प्रकट करने वाला,
उसी बात से मिलती जुलती कोई बात अन्य अपन ग्रहण करते हैं और वह बात यहाँ बताई जाती है तो उसे उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण लेते हैं बेटा यहाँ, और उदाहरण इस रूप में है। उदाहरण है, क्या है उदाहरण? देखिए कि नेकी पे फीकी लगे, नेकी पे फीकी लगे, फीकी लगे, बिन अवसर की बात, बिन अवसर की बात, बिन अवसर की बात, नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में, जैसे बरनत युद्ध में, युद्ध में रस सिंगार ने सुहाग, रस सिंगार ने सुहाग। देखो बेटा, ऊपर मैंने एक कथन लिखा है, एक बात लिखी है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, यानी बिना अवसर के, अवसर यानी मौका या समय, बिना समय के कही हुई बात बिल्कुल ही फीकी लगती है, सारहीन लगती है। यहाँ पर फीकी का मतलब है सारहीन, यानी बिना अवसर के, बिना समय के कोई बात जब कही जाती है तो वह सारहीन लगती है। जैसे यानी जिस प्रकार युद्ध के समय श्रृंगार रस का वर्णन किया जाए। भाई युद्ध हो रहा है, दो पक्षों में लड़ाई हो रही है, और यदि उस समय हमें वर्णन तो करना चाहिए वीर रस का, वर्णन तो कौन से रस का करना चाहिए? वीर रस का, लेकिन अपन वर्णन कर रहे हैं श्रृंगार रस का, तो हमें वहां पर वो बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है? उदाहरण अलंकार। देखिए, ऊपर वाले कथन की पुष्टि करने के लिए, ऊपर वाले कथन का भाव करने के लिए, ऊपर वाले कथन को स्पष्ट करने के लिए हमें उससे मिलता जुलता दूसरा कथन कहना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? उदाहरण अलंकार। देखिए बेटा, आपको मैं एक पहचान के तौर पर एक मैं बता दूं, कई पदों में ऐसा आ जाता है। उदाहरण अलंकार का जो दूसरी पंक्ति होती है या उदाहरण अलंकार का जो उदाहरण होता है, उस उदाहरण में, उस पद में जैसा, जैसी, जैसे, ज्यों, जिमी, इव, यथा इत्यादि शब्द आ जाते हैं। उदाहरण अलंकार के पद में पहचान के तौर पर लगभग ये शब्द, इनमें से कोई एक शब्द देखने को मिल जाता है। जैसे ऊपर वाले पद में, ऊपर वाले उदाहरण में आपको जैसे शब्द मिल गया। कौन सा शब्द मिल गया? जैसे शब्द मिल गया। इसलिए यहाँ पर यह कौन सा अलंकार है? यह उदाहरण अलंकार है। एक उदाहरण और लेते हैं अपन, और वह है अपनी पाठ्य पुस्तक में जो कृपाराम खेड़िया जी के सोरठे हैं, उन सोरठों में से अपन लेते हैं हिम्मत कीमत, हिम्मत, हिम्मत कीमत होय, हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, करे न आदर कोई, करे न आदर कोई, करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया, रद
कागज ज्यों राजिया, रद कागज ज्यों राजिया। देखो बेटा, यहाँ पर ऊपर एक बात कही गई है और नीचे उस बात का समर्थन करने के लिए दूसरी बात कही गई है। और यहाँ पर पहचान रूपी जो शब्द मैंने आपको बताए थे उनमें ये शब्द आया है ज्यों। कौन शब्द आया है? ज्यों शब्द आया है। अर्थ देखिए इसका, हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं। यहाँ खेड़िया जी कहते हैं कि हिम्मत कीमत होय, कि आज के समय में जिसमें हिम्मत है, जिसमें बल है, जिसमें साहस है, उसी की समाज में पूछ होती है। बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना साहस के, बिना हिम्मत के हमारे समाज में कोई उसकी पूछ नहीं होती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है। जिस प्रकार से करे न आदर कोई, रद कागज ज्यों राजिया। जिस प्रकार से जब तक एक कागज एक रजिस्टर में सुरक्षित होता है तब तक तो उसका सम्मान करते हैं, और एक बार उसको फाड़ दिया जाता है तो वह उसका कोई महत्व नहीं होता, वह रद्दी कागज में चला जाता है, रद्दी कागज की कोई कीमतें नहीं होती। आज समय बदल रहा है। देखिए समाज में, आज हमारे परिवार में, आज हमारे समाज में जो लोग थोड़े से आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं, थोड़े से शारीरिक रूप से बलवान हैं, उनका तो सभी लोग सम्मान करते हैं। जो गरीब हैं या जो निर्बल है उसकी कोई पूछ नहीं करता। जिस प्रकार से रद्दी कागज की कोई पूछ नहीं होती, उसको यूं ही अपने फेंक देते हैं, उसी प्रकार से निर्बल व्यक्ति की भी कोई पूछ नहीं होती है। चलो एक उदाहरण और ले लेते हैं अपने। यहाँ उदाहरण है सबे सहायक, इसी से मिलता जुलता है बेटा। सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय, कोऊ ने निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों, पवन जगावत आग ज्यों, ज्यों शब्द आ रहा है ना, देखो पहचान के लिए। पवन जगावत आग ज्यों, दीप ही देत बुझाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबे सहायक सबल के, कि सभी लोग, जो बलवान होता है उसी की सहायता करते हैं। सभी लोग जो बलवान होता है उसी की सहायता करते हैं। कौन निबल सहाय, कोई भी निर्बल की सहायता नहीं करता। जिस प्रकार से पवन जगावत आग ज्यों, दीप ही देत बुझाए। जिस प्रकार से मान लीजिए कहीं पर आग लगी हुई है और उस समय यदि हवा का झोंका आ जाता है तो वह आग और ज्यादा फैल जाती है, वह आग और ज्यादा अपना विकराल, अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है। और यदि वही हवा अपन एक दीपक जला रहे हैं, अपन एक दीपक जला रखी है, थोड़ी सी हवा भी आ गई तो वह क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो दीपक यहाँ निर्बल का प्रतीक है और यहाँ पवन जो है, आग जो है, वह किसका प्रतीक है, बलवान का प्रतीक है। पवन जो है वो बलवान का प्रतीक है। तो बेटा जी ये अपना उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार एक बार दोबारा देखिए कि एक सामान्य कथन कहकर के उसके समर्थन में, उसकी पुष्टि करने के लिए, उसी बात को स्पष्ट करने के लिए जब उससे मिलता जुलता कोई दूसरा कथन कहा जाता है और उसे उदाहरण में ही, उस पद में ही उदाहरण सूचक शब्द ज्यों, जैसा, जैसी इत्यादि में से कोई आ जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उदाहरण अलंकार होता है। बाकी अलंकारों से बहुत छोटा अलंकार है उदाहरण अलंकार। बाकी अलंकारों में आपने भेद वगैरह, अंग वगैरह कई देखे हैं,
यहाँ यह एक बिल्कुल सरल सा बहुत छोटा सा उदाहरण है, केवल परिभाषा है, उसके उदाहरण अपन को याद करने हैं, इसके भेद वगैरह याद नहीं करने। अब एक उदाहरण और लेते हैं, आज की क्लास में अपन 2 उदाहरण कर लेते हैं, सॉरी 2 अलंकार कर लेते हैं। उदाहरण हो गए पीडीएफ में, और इसके 1-2 उदाहरण एक्स्ट्रा में डाल दूंगा जिससे आप अभ्यास कर लीजिए। अब यहाँ पर एक अलंकार और ले लेते हैं, आज अपनी पाठ्यक्रम में जो अलंकार हैं वो पूरे हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। बेटा जी शब्द को पढ़ो, शब्द में ही इसका भाव, इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ है विरोध प्लस आभास। यहाँ पर क्या है? विरोध प्लस आभास है। विरोध यानी ऐसा पद, ऐसा कोई उदाहरण, ऐसी कोई काव्य पंक्ति जिसमें 2 कथन कहे गए हैं, लेकिन उन दोनों कथनों में असमान गुण हैं। दोनों कथन वहां जच नहीं रहे हैं। अर्थात जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद में 2 असमान, जब किसी काव्य पंक्ति में, जब किसी पद में 2 असमान गुणों वाले, 2 असमान गुणों वाले पदों में एक समान विशेषता, पदों में एक समान विशेषता प्रकट की जाती है, विशेषता प्रकट की जाती है, प्रकट की जाती है। विरोधाभास अलंकार कहलाता है। विरोधाभास अलंकार कहलाता है। अलंकार, विरोधाभास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें कोई काव्य पंक्ति होती है, कोई एक पद होता है, लेकिन उस पद में क्या होता है, जो बात कही जाती है वो बात असमान गुण लिए हुए होती है। एक तो कुछ अलग बात भाव प्रकट करती है और एक कुछ अलग भाव प्रकट करती है। अर्थात जब किसी पद में असमान गुणों वाले पदों को समान विशेषता प्रकट करने के लिए उपस्थित किया जाता है तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। बेटा क्या लिखा है परिभाषा में? जब किसी पद में 2 असमान गुणों वाले पदों में, दोनों पदों में असमान विशेषताएं हैं, दोनों पदों में असमान भाव प्रकट हो रहे हैं, एक समान विशेषता प्रकट की जाती है, लेकिन उन असमान गुणों वाले पदों में समान लक्षण प्रकट करने की कोशिश की जाती है, समान विशेषता बताने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है बेटा? वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात असमान गुण जिस काव्य पंक्ति में, असमान गुण जिस काव्य पंक्ति में प्रकट होते हैं वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण लिख रहा हूं मैं, बहुत ही प्रसिद्ध है, बिहारी जी का है। या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, चित्त की गति न समझे कोई, गति ने समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय,
त्यों त्यों उज्ज्वल, त्यों त्यों उज्ज्वल होय, उज्ज्वल होय। देखो बेटा, यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है कि जब किसी पद में दो असमान गुणों वाले पदों में एक समान विशेषता प्रकट करने की बात की जाती है या कथन कहा जाता है तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात कवि के अनुसार तो कोई विरोध प्रकट नहीं होता है। देखिए, कवि उसका कोई भी भाव ग्रहण कर लेगा, कवि के अनुसार विरोध वाली कोई बात नहीं होती है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को वहां विरोध प्रकट लगता है, विरोध प्रकट होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब किसी पद में कवि के अनुसार तो कोई विरोध वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन एक सामान्य पाठक को वहां विरोध का भाव प्रकट होता है, इसलिए उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। अर्थात एक विरोध वाली बात जहां पर सामान्य पाठक को लगे, कवि को तो कोई विरोध वाली बात नहीं लगती है, लेकिन उसको, एक सामान्य व्यक्ति को वहां विरोध का भाव प्रकट होता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार कहते हैं। यहां उदाहरण है, या अनुरागी चित्त की गति न समझे कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होय। यहाँ कवि बिहारी कहते हैं कि इस अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ पाया है। कैसे कि यह जैसे जैसे श्याम रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे उजला होता जाता है। उज्ज्वल श्याम यानी काला, श्याम यानी काला और उज्ज्वल यानी सफेद या उजला। अब यहां पर बताइए, एक सामान्य व्यक्ति यह कहेगा कि जो काले रंग में डूबेगा वह उज्जवल कैसे हो सकता है, वह सफेद कैसे हो सकता है, लेकिन कवि इसका दूसरा भाव ग्रहण कर रहा है। कवि इसका काव्य विशेषताओं के अनुसार भाव ग्रहण कर रहा है। वह कहता है कि यह हमारा जो अनुरागी, यह जो हमारा प्रेमी मन है, इसकी गति को कोई नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि यह जैसे जैसे श्याम यानी प्रभु श्री कृष्ण, यहाँ कवि के अनुसार इसका क्या अर्थ है, श्री कृष्ण, कि जैसे जैसे यह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है वैसे वैसे इसमें गुणों का संचार होता जाता है। इसलिए यहाँ पर विरोध वाली बात नहीं है, और वैसे एक सामान्य पाठक को यहाँ विरोध का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। एक छोटी सी बात लिखो बेटा, देखिए यहाँ आप बताइए, शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है, शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, ईंधन होता, ईंधन होता दृग जल का, ईंधन होता दृग जल का। देखिए यहाँ शीतल यानी ठंडी, ज्वाला जलती है, ईंधन होता। यहाँ देखिए पूरे पद में, हालांकि कवि के अनुसार विरोध वाली कोई बात नहीं होगी, कैसे नहीं होगी अपन बताएंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ एक सामान्य पाठक के अनुसार पूरे पद में, पूरे काव्य पंक्ति में विरोध का भाव ही प्रकट हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। एक सामान्य व्यक्ति यह कहेगा कि ज्वाला यानी आग, यदि आग ही है तो वह शीतल यानी ठंडी कैसे हो सकती है, यदि आग ही जल रही है तो वह ठंडी कैसे हो सकती है। और यहां पर आगे वाली पंक्ति में है, आगे वाले चरण में है, दृग जल यानी जो आंखों का जो पानी है, आंसू है, वो ईंधन के रूप में कैसे जलेंगे, विरोध वाली बात है। लेकिन यहां पर कवि इसको श्रृंगार रस में ले जाता है, कवि इसको श्रृंगार रस में ले जाता है कि एक जो प्रेमिका है वह अपने प्रेमी के वियोग में, प्रेमी के वियोग में व्याकुल है, और उसका जो वियोग है वह उसकी आंखों से अश्रुधारा के रूप में
बह रहा है और वही जो अश्रु जल है वह अश्रु जल ज्वाला के रूप में जल रहा है, इसलिए यहाँ पर विरोध वाली बातें हो गई है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिखूं मैं। उदाहरण है मीठी लगे आँखियन की लुनाई। मीठी लगे आँखियन की लुनाई। लुनाई का मतलब क्या है बेटा? लवणता। लुनाई का मतलब क्या है? लवणता है। अब देखिए मीठी यानी मिठास, लगे यानी लगती है, आँखियन यानी आंखों की, लुनाई यानी। अब यहाँ पर नमक, लुनाई यानी नमक, नमक मीठा कैसे लग सकता है, इसलिए यहाँ पर एक सामान्य सा भाव प्रकट हो गया है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभासी अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अब विरोधाभास अलंकार और उदाहरण अलंकार आपने पढ़े हैं, चलो मैं एक विरोधाभास अलंकार का उदाहरण और ले लेता हूं। तंत्रीनाद कवित रस, तंत्रीनाद कवित रस, कवित रस, सरस राग रतिरंग, सरस राग रतिरंग, सरस राग रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब तिरे, जे बूढ़े सब अंग, जे बूढ़े सब अंग। यहाँ पर वही श्रृंगार वाली बात है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से जो कविता का रस है वह बड़ा ही सरस भावपूर्ण होता है, अन बूढ़े बूढ़े तिरे, और उस काव्य के रस में जो नहीं डूबे हैं वो भी डूब जाते हैं और वो तैर जाते हैं। जो बूढ़े सबंग और वे संपूर्ण अंगों के साथ में उस कविता के रस में डूब जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर विरोध यह है, एक सामान्य पाठक यह विरोध करेगा कि अन बूढ़े बूढ़े तिरे, कि जो नहीं डूबे हैं वो तो कैसे डूब सकते हैं। यहाँ कहा है कि जो नहीं डूबे वो तो कैसे डूब सकते हैं, और जो डूब गए वो कैसे तैर सकते हैं। इसलिए यहाँ विरोध वाली सी बात होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। तो बेटा आज की क्लास में ये जो दो अलंकार आपने पढ़े हैं, इन अलंकारों के अनुसार आपके 8 अलंकार हो गए हैं। एक हुआ है अनुप्रास अलंकार, एक हुआ है यमक, एक हुआ है सलेश, एक हुआ है उपमा, एक हुआ है रूपक, एक हुआ है उत्प्रेक्षा। तो 1 2 3 4 5 6 और विरोधाभास, विरोधाभास, और उसके बाद में हुआ है उदाहरण अलंकार। इस प्रकार से 8 अलंकार हो गए हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो अपन आगे की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।